Hello everyone, welcome in your YouTube channel eFamily. So today I am going to start now nucleophilic substitution SN1 reaction. ओके, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड वो इससे न्यूक्लियोफिलिक से जब रिएक्ट करता है तो एक न्यूक्लियोफिलिक निकल जाता है जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप कहते हैं। ओके, इसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में तीन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNAI रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ SN1 रिएक्शन। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो गाइज, पहले तो मैं SN1 रिएक्शन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SN1 रिएक्शन होता क्या है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से बढ़ता है, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगले लेक्चर में मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा और फिर अगले लेक्चर में जो होगा देखा जाएगा। तो देखते हैं SN1 रिएक्शन। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, SN1 रिएक्शन में हम लोगों को फर्स्टली डिस्कस करना है बेसिक पॉइंट, जस्ट लाइक एज पोलर प्रोटिक। ये क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में, और रिटेंशन एंड इन्वर्जन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जस्ट यू लुक नाउ हियर, वेट। सो यहाँ पे रिटेंशन होता है। तो जस्ट देखिए, अगला जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ही रोल होता है। तो फर्स्ट मैं बता दूं आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, तो इन दोनों में क्या होता है, जैसे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ये बात ध्यान रखना। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन होती है। तो मैं अभी बताऊंगा कैसे होगा, और देखिए पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को समझ लीजिए। तो फर्स्ट देखिए, पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है वो एफ और देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किससे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किससे होता है? फर्स्ट जो पोलर प्रोटिक क्या होता है, जैसे कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर एग्जांपल H2O। H2O क्या होता है, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली फ्लोरीन से जुड़ा हुआ तो फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जस्ट लाइक इज देखो NH3, NH3 क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसे? देखो ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे और भी ले सकता हूँ, देखिए यहाँ पे COOH, CH3COOH हो गया। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। अगर बात करें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये किसमें SN2 रिएक्शन में यूज होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। पोलर प्रोटिक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, फॉर एग्जांपल ईथर हो गया और ये हो गया। ओके, यहाँ पे मैं अच्छे से बना दूँ ऑक्सीजन, ये देखिए CH2 हो गया और CH2 हो गया, CH2 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 और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो हम इसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इसका नाम ईथर है।
और अमोनिया है जैसे, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो वो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगला देखते हैं रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर आपको पता चल जाए रिटेंशन एंड इन्वर्जन होता क्या है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो चल रहा है, चलिए चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन होता क्या है, देखिए जैसा कि मैंने बताया अभी, फॉर एग्जांपल ये है कार्बन जो है किसी कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, यक्स किसी एटम से जुड़ा हुआ है, और कोई वाई आया, इससे रिएक्ट किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अब मैं इसको ऐसे बना दूं CH2 CH2, सही है। चलो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखो ये है, अगर क्या हुआ, ये आया, इससे रिएक्ट किया, इससे रिएक्ट किया, और इसी जगह पे, इसके जगह पे ये इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब ये यहाँ से निकला, इसके जगह पे ये आ गया, ये यहाँ से निकला, इसके जगह पे ये आ गया, तो हम क्या कहेंगे, रिटेंशन। मतलब कि पुनः वहीं पे आ गया, जहाँ से निकला था वहीं पे आ गया। ये यक्स निकला, उसके जगह पे वाई आ गया, तो क्या हुआ, यक्स निकल गया, उसके जगह पे वाई आ गया, तो क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, वाई आके जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो अब देखो क्या हुआ, जहां से यक्स निकला था वहीं पे वाई आके जुड़ गया है, ये बेस पॉइंट। अब इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन। ओके, रिटेंशन। अब देखिए इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन फॉर एग्जांपल यही मैं एग्जांपल लूंगा, और देखो यहाँ पे इन्वर्जन। इन्वर्जन वो होता है जैसे कि यहाँ पे है यक्स, यक्स यहाँ से निकला, अब देखो पॉइंट यहाँ पे आई, यक्स यहाँ से ऐसे निकला, और जब यक्स निकलेगा तो इसके स्थान, यक्स के स्थान पे ना आकर के ये यहाँ पे आके जुड़ जाए, और यक्स एच इधर चला जाए। ओके, ये यहाँ पे आके जुड़ जाए और एच इधर चला जाए, मतलब आप समझ सकते हो, ये CH3 एच इधर, CH3, और ये क्या बोलते हैं, वाई आके जुड़ गया। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अपोजिट साइड में जाके जुड़ जाए, कोई भी एटम हुआ जैसे रिएक्ट किया, वो जाके अपोजिट साइड में जुड़ जाए। न्यूक्लियोफाइल आया, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल है, मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल आया, और इसके जगह यहाँ पे जुड़ करके जाके यहाँ पे जुड़ा, तो हम बोलेंगे इन्वर्जन। अगर यहीं पे आके जुड़ा, जहां से यक्स निकला था वहीं पे जाके जुड़ा, तो हम बोलेंगे रिटेंशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटेंशन इन्वर्जन आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म के साथ बताने वाला हूं मैं आपको, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओके, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन फर्स्टली मैं बता दूं, ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड रिएक्शन होता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल में पहले तो मैं लिख दूं, यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब RDS रिएक्शन जो होता है, स्लो स्टेप रिएक्शन, इसे हम स्लो स्टेप जो रिएक्शन होता है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड के द्वारा होता है। ओके, एक ही कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अगर मैकेनिज्म देखा जाए,
एक कंपाउंड ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन के थ्रू हम SN1 रिएक्शन को समझिए। तो देखो CH3 का होल थ्राइस Cl, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका कार्बोकेटायन होगा, मतलब कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। और यहाँ पे कोई ग्रुप भी नहीं है कि इसको, यहाँ पे कोई मैंने वो भी नहीं लिया है, क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट भी नहीं लिया है जो कि इसको ब्रेक करे। तो RDS रिएक्शन हुआ, क्या RDS, इसे हम बोलते हैं स्लो स्टेप रिएक्शन, जो कि मैंने अभी बताया। तो जो देखिए स्लो स्टेप रिएक्शन हुआ और इसमें क्या हुआ, Cl ब्रेक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल निकला Cl और CH3, इसको मैं स्ट्रक्चर में लिख दूँ तो थोड़ा सा अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये ओके। ओके अब देखो ये प्लस है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। यूनिमॉलिक्यूलर मैंने क्यों लिखा, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ किसी रिएक्टेंट की मदद से नहीं हुआ, वो खुद ब खुद हो गया। क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसमें सॉल्वेंट डाला। वो कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो फर्स्ट तो हमारा ये है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन जो फॉर्म हुआ है, देखिए इसके थ्रू फॉर्म हुआ है। सेकेंड स्टेप क्या हुआ हमारा, कि कह सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। ओके देख लीजिए वीडियो चल रहा है कि नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं वीडियोस। तो देखिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक जब इस पर करता है, ये इस पर देखो कैसे होता है। ओके ये है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने जो वाटर डाला हुआ है, ये रिएक्शन किस में होता है, वाटर के अंदर। मैंने ढेर सारा सॉल्वेंट डाल दिया, वाटर डाल दिया, और सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर को डाल दिया, और उसके बाद फिर ये इस कंपाउंड को डाल दिया। इस कंपाउंड को डालने के बाद देखा गया कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, H2O। H2O जो है ये इसके ब्रेक कर, इसके जो बॉन्ड होते हैं, इसके बीच का बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये ब्रेक कर देता है। मतलब ब्रेक करने का मतलब वीक कर देता है, एकदम वीक, जिसके कारण ब्रेक हो जाता है। वीक करने से ब्रेक हो जाए खुद ब खुद। तो जब वीक कर देता है कौन, ये सॉल्वेंट जाके इसको वीक कर देता है। वीक करने से इसका फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटायन का। जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या, जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो H2O मौका पा जाता है, मतलब थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाता है, और वो जाके इस पर अटैक कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये Cl- क्यों नहीं अटैक किया। प्रॉब्लम यहाँ पे है, Cl- भी तो भाई निगेटिव है, इससे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो इसलिए जाके इसको अटैक करना चाहिए। बात यहाँ पे ये आई कि देखो ये मैंने Cl ले लिया, ओके, Cl-। अब हाइड्रोजन H2O के तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है कि नहीं, H2O के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो बात ये हुई कि ये H2O इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं सर्कल के रूप में। क्या हुआ, अभी भाई निगेटिव चार्ज आया, चले गए ना दूसरी दुनिया में, चलो इधर आओ, निगेटिव चार्ज आया,
उसके बाद फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हुआ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब अब इसकी तरफ अट्रैक्ट, पॉजिटिव जितने भी थे सब इसको चारों तरफ से घेर लिए, नेगेटिव को चारों तरफ से नेगेटिव को घेर लिए, जिसके कारण क्या हुआ, ये अब इन सब के चक्कर में फंस जाएगा, इन सब के चक्कर में फंस जाएगा और ये अटैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, H2O मौका पा गया, थोड़ा सा उसको टाइम मिल गया कि हाँ भाई चल है, तो इसको अटैक कर दिया। जब इस पर अटैक किया तो क्या हुआ, H2O डायरेक्ट अटैक किया, ना कि OH अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ, CH3 CH3 CH3। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, देखो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है ना, ये जब अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पे तो जो वैकेंट था, जो वैकेंट ऑर्बिट था वो तो फुल हो गया, लेकिन इसका तो खाली हो गया ना, जो वैकेंट ऑर्बिट था वो फुल हो गया, इसका तो वैकेंट हो गया एक भाई, इसका इसने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर तो प्लस चार्ज आना है, क्योंकि ये अपना खुद का दिया है भाई, ये तो दे करके गरीब हो गया, लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये भाई स्ट्रॉन्ग, भाई न्यूक्लियो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो क्या करेगा, वो तो निकल जाएगा ना, वो कैसे निकलेगा, फिर H2O के मालिक्यूल है, H2O के ढेर सारे मालिक्यूल्स हैं, H2O को अगेन मालिक्यूल्स आए और इसके हाइड्रोजन को लेके चले गए, और जब इसके हाइड्रोजन को लेके चले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस OH, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अभी मैंने बताया था रिटेंशन एंड इन्वर्जन, उसका यहाँ पे क्या रोल है, ये देखिए। SN1 रिएक्शन में जैसे कि मैं SN1 रिएक्शन में जैसे कि मैं आपको बताया कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, और यूनिमालिकुलर के बारे में बताया कि यूनिमालिकुलर जो होता है वो RDS लो स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब उसमें कोई भी कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ ओनली ऑन रिएक्टेंट होता है जो कि ब्रेक होकर के इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, वो हैलाइड से ब्रेक होता है। ओके, तो ये सब हो गया। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, rate of reaction is directly proportional to reactant। ओके, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियोफाइल के प्रोपोर्शनल नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल रेट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, उसका लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन उससे मतलब नहीं है, हम चाहे जितना कंसंट्रेशन कर लें न्यूक्लियोफाइल। ओके, ओनली ऑन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट 2 मोल लिया तो वो हमारा रेट और फास्ट होता है, 2 गुना हो जाएगा। अगर रेट मैंने 3 मोल लिया तो वो 3 मोल मतलब स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। और फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यूनिमॉलिकुलर था, सेकेंड पॉइंट हमारा ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी स्पीड से हो जा रही है। और रेट ऑफ रिएक्शन में ये भी होता है जैसे कि स्टेबल कार्बो, ये हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे, अब ये तो जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिया था ट्राईमेथिल क्लोराइड, ओके, अगर मैं इसका कार्बोकेटायन करूं तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जब इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, आ जाएगा ना। चलो अब देखो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना है उसमें, तो जब स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा
तब न्यूक्लियोफाइल आके अच्छे से रिएक्ट करेगा। अब देखो अगर स्टेबल फॉर्मेशन, अगर जो स्टेबल ही नहीं होगा तो Cl कैसे ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे Cl है, अगर ये सब इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तो Cl जल्दी निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम कह रहे हैं स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना। तो स्टेबल कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन होता है तो CH3 मतलब ट्राई मेथिल कार्बोकेटायन, ये मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू डाई मेथिल CH3 CH प्लस। ओके, और उसके बाद फिर इसका तो होता ही नहीं, बहुत ही कम होता है। इसको लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर दे करके इस प्रकार से, मतलब अगर जबरदस्ती करवाओगे तब जाके होगा भाई, नहीं तो वैसे नहीं होता। वो SN1 रिएक्शन देता है, जो कि हमारा ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री हो जाएगा। CH3 CH2 प्लस चार्ज। ओके, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये CH3 प्लस ये भी तो 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं ये मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। ये सब जो होते हैं ये SN1 रिएक्शन में देते हैं, ये बहुत ही कम देता है, बहुत ना के बराबर, ना समझ लो, ना नहीं देगा। ओके, ये SN1 रिएक्शन बहुत ही कम देता है, मतलब नहीं देगा, समझ लो। और ये जो होता है ये SN1 रिएक्शन देता है, थोड़ा सा कम देता है, और ये फुल्ली SN1 रिएक्शन पूरा देता है। ओके, बहुत ही स्टेबल होता है ये। तो आप समझ सकते हैं कार्बोकेटायन इज द मोर स्टेबल इज दिस एंड देन आफ्टर दिस। ओके, तो अभी देखना है एलाइलिक जो पोजीशन होता है, जैसे CH3 डबल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पे ये है, ओके, और मैंने ले लिया CH3 कार्बन CH। अब देखो यहाँ से जब फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से जब फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा ये बताना है आपको। तो मैंने बताया हुआ है आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन efamily.com, उस पर जाके देख सकते हैं आप कि मैंने कैसे बताया हो। ये जो है ये रेजोनेंस से कर लेता है क्या, यहाँ से जब Cl का ब्रेक होता है बॉन्ड Cl के बीच का और कार्बन के बीच का, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। जब ये प्लस चार्ज आएगा ये रेजोनेंस कर लेगा माइनस चार्ज, फिर यहाँ पे प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे घूमता रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बताओ, इससे ये होगा कि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू इसके। हाँ, अगर ये आ गया इसके आगे ये कम है, ये बहुत ही स्टेबल है इसके कंपेयर में। ओके, तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है, उसके बाद ये, तो उसके बाद ये, उसके बाद फिर वो सब तो ना के बराबर, ये SN1 रिएक्शन दे देते हैं। ओके, तो ये रहा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अभी बात करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, और बात करें कि रेट टेंशन एंड इन्वर्जन की।